जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। हम फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस आपको एक प्लेलिस्ट में दे चुके हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड ईयर यानी थर्ड सैम और फोर्थ सैम में आपका एक पेपर आता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का, जिसका कोड है BAS 301 और 401। तो इसी की सीरीज हम पूरी शुरू करने वाले हैं। बहुत जल्द आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस सिलेबस में हमें करना क्या है और इसके सिलेबस को हम ख़त्म कैसे करें, एग्ज़ाम में कैसे लिखें कि अच्छे नंबर आए, इन सब के बारे में आज हम इस पहली वीडियो में बात करेंगे, जो इंट्रोडक्शन है सिलेबस का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, आपका जो पूरा सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड है और हम एक एक करके सारी यूनिट्स को समझ रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो भी टेक्निकल कम्युनिकेशन को समझना चाहते हैं कि किस तरह का कोर्स है और उसमें आपको करना क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, और फिर आप समझिए कि किस तरीके से ये सिलेबस आपके काम आ सकता है। तो चलिए, सबसे पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनामिक्स। इसका मतलब हुआ हमें यहाँ पर ये पता चलना चाहिए कि कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है और कितनी तरह के कम्युनिकेशन होते हैं जो हम कर सकते हैं। फ्लो क्या होते हैं, फ्लो मीन्स होता है कि वो अपवर्ड जा रहे हैं या डाउनवर्ड जा रहे हैं। फ्लो का मीन होता है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, किस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसके बाद बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, यानी जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कभी कभी हमारी बातचीत इस तरीके से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती जैसा हम चाहते हैं कि वो जाए। तो वो कौन कौन सी रुकावटें होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। फिर आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, इसको हम रिपीट करेंगे। यानी वो कौन से हमारे फीचर्स है कम्युनिकेशन के जो इफेक्टिव बनाते हैं हमारे कम्युनिकेशन को। अब 7 C's के लिए आपको याद आ रहा होगा, क्लैरिटी, C से क्लैरिटी होता है, तो और फिर C से कंसिडरेशन, C से कर्टसी होता है, C से करेक्टनेस होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 C हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। फिर हम पता करेंगे कोड और कंटेंट क्या होता है, यानी जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कोड हम किसे कहेंगे और कंटेंट प्रिपरेशन क्या होता है, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे कंटेंट होता क्या है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसे डेवलप कैसे किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का क्या रोल है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। यानी कम्युनिकेशन का एक टफ प्रोसेस है जो 5 स्टेप्स में होता है, उसमें स्टिमुलेशन का और रिस्पॉन्स का क्या रोल रहेगा। और फिर आता है वॉइस डायनेमिक्स का पार्ट, यानी कि हम ये सीखेंगे कि वॉल साउंड्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं। अभी तक हम सिर्फ 26 अल्फाबेट के अंदर जो 26 लेटर्स होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ओरल कम्युनिकेशन की साइड आते हैं आपको साउंड्स यानी कि फनीम्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे इंटोनेशन की, यानी किस तरीके से आपकी जो लैंग्वेज है वो अप्स एंड डाउन करते हुए चलती है और बहुत खूबसूरती के साथ आप उसे लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी सेकेंड यूनिट रहेगी कम्युनिकेशन स्किल फॉर करियर बिल्डिंग। देखिए, करियर बिल्डिंग के लिए क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सीवी कैसे बनना है, रेज्यूमे क्या बनना है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, इंटरव्यू कैसे देने के लिए हम जाएं उसके लिए कौन से डूज हैं, कौन सी वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी है, वो हम इस यूनिट में सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज़ में ग्रुप डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारी जो प्रोफाइल है, यानी हम किस तरह का अपने आप को एक प्रोफाइल या कैंडिडेट बना रहे हैं और उसको और ज़्यादा एनहांस करने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि जैसे ही हमारी जो फाइल है वो इंटरव्यूअर के टेबल पर पहुंचे तो वो देखते ही समझ जाए कि आप एक वैल्यूएबल कैंडिडेट है जिसको उसको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम सीखेंगे कि कम्युनिकेशन और नेटवर्क बिल्डिंग में रिलेशनशिप बिल्डिंग का क्या महत्व होता है। और उसके बाद हम ये भी लिखना सीखेंगे कि जब कभी हमें हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन के लिए जाना हो तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम किस तरीके से लिखें ताकि
वो हमें एडमिशन दिलाने में मदद करे, या हमारे सामने वाले व्यक्ति को, जिन सिलेक्शन कमेटी में जो है, वो हमारे जो हमने प्रोफाइल बनाकर भेजा हुआ है उसको वो सेलेक्ट करें या फिर कंसिडर करें। फिर हम बात करेंगे सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस की। अब क्योंकि आप इंजीनियर बनने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में पेपर राइटिंग कैसे की जाती है, और इसके अलावा हम उसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आएगा एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। हमें सपोज करिए हम आपको कोई भी टेक्निकल लेक्चर लिखने के लिए दे रहे हैं, तो उसको लिखने का सही तरीका क्या है और उसको प्रेजेंट करने के लिए हमें किस तरह के न्यूएंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके बारे में ये यूनिट आपको सिखाएगी। यूनिट नंबर 3 में हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स, और इसमें हम राइटिंग, डिजाइनिंग और स्पीकिंग, यानी एक प्रेजेंटेशन को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इसके बारे में हम ये यूनिट में पढ़ेंगे। हमें थीसिस और प्रोजेक्ट राइटिंग भी आनी चाहिए। टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग क्या होती है, ये दूसरी राइटिंग से किस तरीके से डिफरेंट है, और किस तरीके से आप प्रोसेस, प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे और अपना एक पूरा राइटिंग जो स्किल है आपकी उसको किस तरीके से सुधार के आप कोई भी राइटिंग लिख सकते हैं, चाहे वो थीसिस है, रिपोर्ट है या फिर टेक्निकल राइटिंग है। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि स्पीच डिलीवरी के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें पब्लिक स्पीकर बनाते हैं, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाते हैं, ताकि हम अपनी ऑडियंस को बांध कर रख सके। यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। देखिए, आपको कम्युनिकेशन करना आ गया, आपको लिखना आ गया, लेकिन ये तब और ज़्यादा कामयाब होता है जब आप एक लीडरशिप का रोल निभाने की तरफ चल जाते हैं, यानी कि लीडर का रोल आप निभा रहे होते हैं। तो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, कम्युनिकेशन किस तरह का हो, किस तरह से आप सोशल भी अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएँ, वो कौन से फीलिंग, इंटेंशन या बिहेवियर आपको लोगों के साथ करने हैं जिसकी वजह से आपकी लीडरशिप जो है वो निखर कर सामने आए। डिफरेंस बिटवीन टैक्ट और इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क होता है, ऐसा तो नहीं है कहीं आप जल्दबाजी में यही भूल जाएं कि कब कहाँ किन शब्दों का प्रयोग करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहूँगी इस यूनिट नंबर 4 में सीखेंगे। इसके अलावा हम थिंकिंग स्किल के बारे में भी जानेंगे, और इमोशनल इंटेलिजेंस ये बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं या फिर एक आप टीम के साथ में टीम मेंबर के रूप में काम कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 में हम डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में सीखेंगे, और डिजिटल कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है, जैसे कि सोशल मीडिया में अगर आपको ईमेल्स लिखने हैं, वेबिनार्स पर कुछ लिखना है, या पॉडकास्ट आपको करने हैं, ब्लॉग्स लिखने हैं, तो किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। इफेक्टिव और एथिकल यूज, सोशल मीडिया का यूज करने का एक अपना एथिकल तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें और कुछ भी डाल दें। आजकल ये बहुत सख्ती हो गई है इस पर कि आप कुछ भी कंटेंट डालने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कहीं कॉपीराइट तो नहीं आ गया, आपने कहीं नकल तो नहीं की हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में सीखेंगे। इसके अलावा फिर हम पर्सनालिटी एनालिसिस पर भी बात करेंगे इसके अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कितने टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को बनाने में कामयाब होते हैं। फिर हमें कंसेप्ट भी सीखने हैं पर्सनालिटी के, हमें पता होना चाहिए कि किस किसने पर्सनालिटी के कंसेप्ट को छुआ है और बात की है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी पर्सनालिटी को हम असेस कर पा रहे हैं कि नहीं, यानी पता कर पा रहे हैं कि नहीं कि हम अपने अपने आप को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं, या अभी और ज़रूरत है हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो इस तरीके से आपने देखा कि 5 की 5 यूनिट आपको समझ आ गई हैं। तो एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, नंबर 1, सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उसके बाद हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। तो सॉफ्ट स्किल को भी आप ज़्यादा समय ना दें, लेकिन 40 मिनट्स डेली आपको देने पड़ेंगे अपनी सेल्फ स्टडी में से। चाहे आप मैथमेटिक्स कितना भी कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आप कुछ भी कितना भी पढ़ लीजिए, 40 मिनट्स यानी 30 से 40 मिनट्स का टाइम आपको डेली देना पड़ेगा। एक टॉपिक आप डेली कर लीजिए, एक से ज़्यादा नहीं। अपनी कैपेसिटी के अनुसार टारगेट करें। आपके रूम में बैठा हुआ जो स्टूडेंट है वो कितने चैप्टर कर रहा है, कितने उसने टारगेट लिया हुआ है, बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी ढूंढिए और उसी के अनुसार अपने टारगेट को सेट कीजिए, और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप के लिए अच्छा कर लीजिए सिर्फ।
उसके बाद बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचिए कि ये भगवान ये 5 का 5 यूनिट का सिलेबस है और इतने सारे हमारे चैप्टर्स हैं, उसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप एक एक टॉपिक करते जाइए और जो सिलेबस आपने लिया है उसमें कट लगाते जाइए। धीरे धीरे देखेंगे आप कि कट के निशान बढ़ रहे हैं और सिलेबस धीरे धीरे छोटा हो रहा है। एकदम से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सुपर हीरो नहीं है, लेकिन याद रखिए, अगर आपकी इच्छा है तो जो कुछ भी आपने सोचा है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। बस संभल कर चलना है और सिस्टमैटिक रेगुलर चलना है। हमेशा रिवाइज करिए भूलकर और लिख कर। बिना लिख के अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब उड़ जाएगा। अभी आपने पढ़ा, आपको बिल्कुल याद रहेगा, लेकिन जैसे आप एग्जाम में लिखने के लिए जाएंगे वो उड़ जाएगा दिमाग से। तो इसलिए राइटिंग बहुत ज़रूरी है रिविजन करते समय, और प्रैक्टिस करते समय भी राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा डायग्राम्स बनाकर अगर आप बता सकते हैं तो आप अपने पॉइंट को बेहतर क्लियर कर सकते हैं। स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी स्पेलिंग्स जो है वो करेक्ट हों। अब जब आप एग्जामिनेशन में लिखने के लिए बैठे तो क्या करें, सबसे पहले अपनी पूरी स्टेशनरी लेकर जाएं प्लीज़। ऐसा ना हो कि पेंसिल किसी से मांग रहे हैं, पेन किसी से मांग रहे हैं। 2 तरह के पेन का आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा डेकोरेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हेडिंग्स आप हमेशा ब्लैक से लिखें, आंसर ब्लू से लिखें। जब भी आप क्वेश्चन पेपर को देखें तो ये देखें क्वेश्चन पेपर में किस नंबर का क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आप कर रहे हैं, और कोशिश करें कि अगर ये आपकी आंसर शीट है तो आप क्वेश्चन यहाँ बीचों बीच डालें। और जब आप इसके बाद वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो यहाँ पर एक मार्जिनल सेपरेट लाइन डाल दें और यहाँ पर एक लाइन छोड़ दें, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया और दूसरा यहाँ पर शुरू हो गया। इसके अलावा कंटेंट को हमेशा मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिए। देखिए, वहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 7 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। सेम क्वेश्चन के लिए आपको ये देखना है कितने मार्क्स में है, और मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। अब आप पूछेंगे मैम 2 नंबर में कितना लिखना है? 2 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 6 लाइन लिख सकते हैं। कोशिश करें कम ही लिखें, टू द पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ज़्यादा लिखने के चक्कर में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा डायग्राम्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाने हैं आपको। ऐसा नहीं है रफ बना के उठाकर लिख दिया आपने, है ना? तो उससे क्या होगा, आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा अगर आप अच्छे डायग्राम्स बनाते हैं। नीटनेस का ध्यान रखें, स्पेलिंग का ध्यान रखें। देखिए, आपने कुछ लिखा और वो गलत हो गया, जैसे मैं लिख रही हूँ आई एम नॉट सपोज, ऐसे ओहो ये गड़बड़ हो गया, ऐसे काट दें। आप जो वो ये करके काटते हैं ना, ऐसे घुचड़ पुचड़ सा कर देते हैं, इससे आपके कॉपी की नीटनेस चली जाती है। आपको कोई भी, जैसे सपोज करिए मैंने फर्स्ट, यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए कि मैंने फर्स्ट लाइन लिखी और यहाँ कैलकुलेटर की स्पेलिंग गलत हो गई, तो आप इसको ऐसे काट दीजिए, उसके साइड में फिर से कैलकुलेटर की स्पेलिंग लिख दीजिए। बस जहाँ आपने गुजर पर मचाया ये गंदगी सी, वहीं आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो एग्जाम की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये पूरी सीरीज आपके लिए है, 1 बाय 1 हम आपको इसमें वीडियोस दे रहे हैं, और बहुत इजी लैंग्वेज में जो नोट्स हैं वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, आप वहां से ले सकते हैं या फिर हमारे ब्लॉग से ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, हमारा पहला वीडियो इस सीरीज का आने वाला है, रोल एंड पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन पर। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। बस आप ईमानदारी से लगे रहिए, रोज के 40 मिनट दीजिए और फिर देखिए कितनी जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाता है और आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि चलो ये तो मैं कर ही लूँगा। लेकिन रेगुलरिटी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी है, और आप रेगुलर रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।